अध्यापिका जी, जब तक विद्यार्थी कक्षा 5 तक पहुंचते हैं, तब तक विद्यार्थियों को मानसिक रूप से ये पता लगाने में सक्षम होना चाहिए गणित के प्रश्न का अनुमानित उत्तर क्या होगा। ये त्रुटियों को रोकता है और मजबूत संख्या समझ का संकेत है। ऐसी कौन सी रणनीतियाँ हैं जो इसमें सहायक साबित होती हैं? जी करतार जी, इसके लिए आइए ब्लैक बोर्ड के निकट चलते हैं। क्लस्टरिंग, समूहीकरण। जब संख्या एक दूसरे के करीब हो तो क्लस्टरिंग उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए 496 प्लस 495। विद्यार्थियों को बताएं कि ये दोनों संख्याएं 500 के करीब हैं, इसलिए उत्तर 1000 के करीब है। इसके अलावा दूसरी रणनीति है नाइस नंबर्स, अच्छी संख्या। ये रणनीति उन संख्याओं का उपयोग करती है जिनके साथ काम करना आसान होता है। इन्हें संगत संख्याएं भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपको 19 को 6 से गुणा करना है। 19 20 के करीब है। 20 को 6 से गुणा करने पर उत्तर 120 आएगा। तो विद्यार्थियों को बताएं कि वह अनुमान लगा सकते हैं कि 19 को 6 से गुणा करने पर उत्तर 120 से थोड़ा कम होगा। अगली रणनीति है शुरू के अंक से अनुमान, फ्रंट एंड एस्टिमेशन। विद्यार्थियों को सबसे बाएं अंकों का उपयोग करके अनुमान लगाना सिखाएं कि बाकी संख्याओं को देखकर और फिर उत्तर को समायोजित करके अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यदि 761 माइनस 322 का सवाल हो तो विद्यार्थियों को बताएं कि 700 घटा 300 400 होता है और 60 घटा 20 40 होता है, तो उत्तर लगभग 440 होगा। और साथ ही साथ जब भी संभव हो खुले बंद आंकड़े और परिमाप को समझने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए रचनात्मकता और खुले प्रश्नों के लिए अवसर प्रदान करें। ये बच्चों के लिए एक सार्थक शिक्षण का माहौल बनाने में मदद करता है। अध्यापिका जी, पैटर्न की समझ भी कक्षा 3 से 5वीं में सिखानी होती है। इसके लिए कुछ उपयोगी रणनीतियाँ बताएं। जी, कक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थियों को आकृतियों और उन संख्याओं में पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न्स का विस्तार करना और बनाना सीखना होगा। 1. उनसे आप आसपास के पैटर्न की पहचान करने के लिए कहें। 2. उन्हें एक पैटर्न की प्रतिलिपि बनाने और इसे और आगे बढ़ाने के लिए कहें। 3. उनसे ये बोलने के लिए कहें कि पैटर्न कैसे बन रहा है। 4. उन्हें पैटर्न के बारे में सोचने के लिए कहें। उदाहरण, एक संख्या पैटर्न में कितनी संख्याएं बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। उन्हें आकृतियों और संख्याओं का उपयोग करने के लिए नए पैटर्न बनाने के लिए कहें और अपने साथियों से इन पैटर्न्स को पहचानने और बढ़ाने के लिए कहें। अध्यापिका जी, एक्सेलरेटेड लर्निंग के अंतर्गत कोई ऐसी रणनीति भी है जिसके माध्यम से मापन के बारे में सिखाया जा सके? जी, और इस रणनीति की सहायता से 3 से 5वीं तक मापन क्रिया पढ़ाई जा सकती है। मापन कक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थियों को लंबाई, भार, आयतन और समय मापने के लिए पहले गैर मानक इकाइयों का उपयोग करें और फिर मानक इकाइयों का उपयोग करें। 1. विद्यार्थियों को पहले एक स्थानीय मानक इकाई बनाने में मदद करें। विद्यार्थियों से एक ऐसी चीज के बारे में सोचने के लिए कहें जो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास उपलब्ध हो और समान हो और कक्षा के लिए एक इकाई के रूप में काम कर सके। उदाहरण के लिए लंबाई मापने के लिए गणित की किताब। फिर इस इकाई का उपयोग करके अलग अलग चीजों को मापने के लिए कहें। 2. फिर विद्यार्थियों से चर्चा करें कि किताब द्वारा मापी गई लंबाई के बारे में वो किसी दूसरे स्कूल के किसी बच्चे के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि उनकी गणित की किताब की लंबाई अलग हो? चर्चा द्वारा मानक इकाइयों की आवश्यकता पैदा करें और उन्हें उपकरण और इकाइयों और लंबाई की बड़ी और छोटी इकाई से संबंध से परिचित करवाएं। इस आधार पर भार और आयतन के लिए मानक इकाई की समझ बनाएं। 3. इस कौशल की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा में और घर पर मानक इकाइयों में उपकरणों का उपयोग कर मापने का अनुभव दें। जैसे कक्षा में एक काल्पनिक बाजार लगाएं, जहां विद्यार्थियों को एक साड़ी, काउंटर, दीवार के क्षेत्रों को मापने, अपने बैग का वजन करने, कंटेनरों की संख्या को मापने और उन्हें क्रमबद्ध करने का अनुभव मिले। 4. उन्हें बड़ी इकाइयों को छोटी और छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना सिखाएं। रूपांतरण दरों को शुरू में विद्यार्थियों को स्कैफोल्डिंग प्रदान करने के लिए एक चार्ट पर दीवार पर चिपकाया जा सकता है।
और जब विद्यार्थी चार्ट के संदर्भ के बिना रूपांतरण कर सके तब इस चार्ट को हटाया जा सकता है। साथ ही साथ हम विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिमाप भी पढ़ा सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप: 1. धागे का उपयोग करके बंद आकृतियां बनाएं और फिर उनका परिमाप ज्ञात करने के लिए उन्हें मापें। 2. रंगीन पेंसिल या चौक का प्रयोग कर विद्यार्थियों की 2 टीमें बनाकर 4, 5, 6, 8 भुजाओं की खुली या बंद आकृतियां बनाने का खेल खेलें। 3. विद्यार्थियों के लिए एक एंकर चार्ट बनाएं ताकि वो जो कुछ सीखते रहें उसे बेहतर और जल्दी याद कर सकें। उदाहरण के लिए एक तुलना और कंट्रास्ट चार्ट। 4. प्रत्येक विद्यार्थी को 20 वर्ग यूनिट दें और उन्हें अपने वर्गों के साथ कोई भी आकार या डिजाइन बनाने के लिए कहें। कक्षा में दूसरों द्वारा बनाई गई आकृतियों को देखने के लिए विद्यार्थियों को घुमाने ले जाएं। एक बार जब वो अपनी सीटों पर लौट आएं, तो पूछें कि सभी डिजाइनों में क्या समानता है। वो सभी वर्गों से बने हैं और उन सभी का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है। इसके बाद विद्यार्थियों को बाहरी किनारों के साथ इकाइयों की गणना करके उनकी आकृतियों का परिमाप का पता लगाने के लिए कहें। किसकी आकृति का परिमाप सबसे छोटा है, सबसे वृहद है, इससे वो समझ पाएंगे कि परिमाप क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दें कि कक्षा के अंदर की गतिविधियों का विद्यार्थियों के बाहरी जीवन से मजबूत संबंध होना चाहिए। और हाँ, गणित कक्षा में स्वतंत्र अभ्यास एक प्रमुख घटक है। मैंने आपके साथ कई एक्सेलरेटेड लर्निंग की रणनीतियाँ साझा की, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है जिससे विद्यार्थी आवश्यक अवधारणाओं को सीखते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं अपने दैनिक जीवन से जुड़ी गणितीय समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। विचारों को गणितीय रूप से व्यक्त करने के अवसर तर्क दें। अपने अनुभव और टिप्पणियों का वर्ण करने के अवसर दें।